अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। सियासी कहानी में आज एक और नया दिन नए ट्विस्ट लेकर आ गया है। पीटीआई ने अब ये बाकायदा डिमांड कर दी है एक लेटर के जरिए, जो कि आमिर डोगर चीफ विप जो है पीटीआई के, उन्होंने लिखा है स्पीकर नेशनल असेंबली को कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद जिन्होंने उनके माने हुए इस्तीफों को कलअदम करार दिया था और पीटीआई अरकान को वापस बहाल किया था कौमी असेंबली में, उसके बाद से अब उनकी मेजोरिटी बनती है और वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होने के या अपोजिशन की सबसे लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते उनका अपोजिशन लीडर जो है वो होना चाहिए। तो यानी कि ये राजा रियाज साहब को रिप्लेस किया जाए, बाकायदा तौर पर खत भी नाजरीन के लिए फ्लैश किया जाए जो कि आमिर डोगर साहब ने बाकायदा इस हवाले से तहरीर किया है। अब नाजरीन मामला इसके आगे बढ़कर इस हद तक चला गया है कि जो जेल भरो तहरीक है उसके ऊपर बार बार कड़े सवालात हुकूमत वक्त उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये कौन सी जेल भरो तहरीक है जिसमें जाने के लिए इमरान खान साहब हिफाजती जमानतें अपनी अदालत से मंजूर करवा रहे हैं और बार बार अदालत को इसरार कर रहे हैं और अदालत के बार बार उनको मोहलत बढ़ाने पर या टाइम देने पर भी हुकूमत वक्त काफी बरहम नजर आती है। बिलखुसूस अता तारड़ साहब ने बड़ी तड़कती फड़कती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत संगीन इल्जामात लगाए और उन्होंने कहा कि कुछ रिश्तेदारियों के जरिए जो है वो कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज हजरात को और जज साहिबान को इमरान खान साहब प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से ये फैसले उनके हक में होते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहला बयान नहीं है जो कि हुकूमत की तरफ से दिया गया है। इस तरह के मिलते जुलते बयानात मरियम नवाज साहिबा भी दे चुकी हैं हालिया पिछले कुछ रोज में, और इसके ऊपर बात करेंगे कि एक तो ये जो इल्जामात हैं कहीं हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी तो नहीं कर देंगे, क्या इनको कंटेम्पचुअस तो नहीं समझा जाएगा, नंबर वन। और दूसरी बात ये कि इल्जामात तो हैं ही ना, इल्जामात तो बड़ी सीरियस नौयत के हैं जो कि हुकूमत वक्त पीटीआई पर लगा रहे हैं। इन इल्जामात में कितना वजन है, क्या वाकई कोई इन्फ्लुएंस पीटीआई अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और हुकूमत वक्त का जो दावा है क्या वो दुरुस्त है कि पीटीआई को कोई ना कोई सहारे की या बैसाखियों की जरूरत होती है, कभी इस्टेब्लिशमेंट तो कभी अदलिया। दोनों एतबार से दोनों जो पर्सपेक्टिव्स हैं या जो दोनों बयानिए हैं उनका जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि किस बयानिए में कितना वजन है और कौन सा बयानिया वजन नहीं रखता है। इस मामले पर बात रहेगी। और नाजरीन, नैब चेयरमैन जो है वो मुस्ताफी हो गए, ये भी बड़ी हैरानकुन बात है और वो मुस्ताफी होते हुए ये कहकर गए हैं कि वो किसी के खिलाफ झूठे मुकदमे नहीं चला सकते। उन्होंने बल्कि जो नैब के दीगर जो ऑफिसर्स हैं उनको भी यही जाते हुए अपनी तरफ से गुड विशेस देते हुए कहा कि वो भी किसी भी असर रसूख में आकर किसी के ऊपर जाली मुकदमात ना करें। कौन से जाली मुकदमात हैं जो कि आफ्ताब सुल्तान साहब जिनकी ऊपर बात कर रहे हैं या जिनको रेफर कर रहे हैं, और हुकूमत के अपने ही लगाए गए नैब चेयरमैन उनके लिए क्या प्रॉब्लमैटिक हो गए थे, या वो अगर जो बात कर रहे हैं वो उन केसेस की बात कर रहे हैं जो कि इमरान खान साहब के ऊपर चलने वाले। इंटरेस्टिंगली इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 9 मार्च को तलब भी कर लिया गया है नैब की तरफ से और उनके ऊपर इल्जामात वही तोशा खाना के हवाले से हैं जो कि बड़े अरसे से सरगर्म है और हुकूमत पे यही तनकीद की जाती थी कि आप कब तक इन इल्जामात का मीडिया ट्रायल करते रहेंगे, इसको बाकायदा जाएं इनके ऊपर प्रोसिक्यूट करें अगर इन इल्जामात में सच्चाई है। तो अब हुकूमत जो है वो प्रोसिक्यूट करने के लिए भी उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से अपनी कमर कस ली है और अब वो प्रोसिक्यूट भी करेंगे। नैब में बाकायदा तौर पर तलबी भी हो गई है और ये सिलसिला अब आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। क्या इसमें से कुछ निकलेगा? इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, क्या हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है जैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं और जैसे शेख रशीद साहब भी कहते हुए नजर आए हैं। सदर मुमलिकत का जो खत था वो कल हमने उसके ऊपर एट लेंथ बात की और बड़ी तफसीली हमने गुफ्तगू की, लेकिन शेख रशीद साहब भी जो कि इमरान खान के बड़े करीबी इत्तेहादी हैं वो कुछ हुकूमत की तरफ जो है खतरे की घंटियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है वो एक जुमला सुनिए, फिर उसके बाद मेहमानों का फौरी तौर पर रुख करते हैं और उनके पर्सपेक्टिव जानते हैं। सदर आरफ अलवी ने कमाल कर दिया, अपना हक अदा कर दिया। हमने भी आइन पढ़ा, अगर इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने तो फिर इस मुल्क में खाना जंगी होनी है, कहत होना है। मरियम बच्चियों की जगह वो कहती हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है, फिर जुर्रत करो बताओ किसकी हुकूमत है, कौन तुम्हें लेकर आया और किस तरीके से रात के अंधेरे में आए हो। जी, ये शेख रशीद साहब जो खाना जंगी की बात कर रहे हैं, क्या ये इल्जाम, क्या ये वार्निंग दे रहे हैं या फिर ये कोई पेशन गोई कर रहे हैं हुकूमत के हवाले से? और इस तरह की जो एक एहतजाज की कॉल है पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे में एक और मजहबी जमात ने भी दे रखी है, क्या पीटीआई उनके साथ गठजोड़ कर लेंगे अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए? इसके ऊपर भी बात करेंगे। जेल भरो तहरीक कैसे मुकम्मल होगी अगर हिफाजती जमानतें मंजूर करने के लिए अदलिया के बार बार दरवाजे खटखटाए जाएंगे, ना सिर्फ पीटीआई बल्कि खुद इमरान खान साहब की तरफ से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाजरीन, इस पूरी बहस में हमें मुश्ताक मिन्हाज साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट।
PMLN और एज वेल एज गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट्स हमारे साथ रखेंगे। बड़ी पर्टिनेंट आवाज है अपनी जमात से। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब आपके वक्त और आपकी मौजूदगी के लिए। थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। नाज़रीन, जनाब डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हमारे साथ अपोजिशन के पर्सपेक्टिव्स के साथ मौजूद हैं, तशरीफ फरमा है। साबिक एडवाइजर हैं आप वजीर आजम के और तमाम मामले पर एक हॉर्सेस माउथ का व्यू रखते हैं। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। और नाजरीन, मामले पर तज्जिए, तबसरे और नॉन पार्टिजन व्यूज के लिए सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन जनाब राना मुबशिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं और तमाम मामले पर अपने व्यूज और अपने पर्सपेक्टिव्स हमें बताएंगे। और अंदर की खबर भी माशाल्लाह राना साहब के पास भरपूर होती है, तो वो भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया और आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद राना साहब। बात का आगाज मुश्ताक मिन्हाज साहब मैं आपसे करना चाहूंगी। आपने शेख रशीद साहब की बात तो सुन ली। ये खाना जंगी की जो पेशन गोई शेख रशीद साहब ने की है, इसको पेशन गोई आप लेंगे या इसको आप वार्निंग समझेंगे? क्योंकि ना सिर्फ पीटीआई बल्कि टीएलपी भी अब तो एहतजाज की कॉल दे चुके हैं। तो क्या ये कोई प्रॉब्लम होने जा रही है आपकी हुकूमत के लिए आने वाले दिनों का? क्या आपके पास एक कोई रोड मैप है अगर इमरान खान साहब को आप लोग गिरफ्तार ना कर पाए तो? जी बहुत शुक्रिया मोना। शेख साहब की बात तो सच्ची बात है कि मैं बड़ा अदना सा तालिब इल्म हूँ सियासत का और बड़े अरसे से उनकी सियासत को इसी शहर में बैठ के महसूस भी करता हूँ, बात भी करता हूँ, मॉनिटर भी करता रहता हूँ। शेख साहब एक समझ लो मुंह से ठाठा करने वाले सियासतदान हैं और मैं तो उनकी बात एक कॉमेडी सर्कस में अगर किसी ने कोई बात कही, कोई मस्करा कह दे तो मैं सच्ची बात है मैं सब सियासतदानों का एहतराम करता हूँ, लेकिन शेख साहब की सियासी बात जो है वो आपको याद होगा कि अगर माजी में जाएं तो जला दो, कत्ल कर दो, आग लगा दो, यानी कौन सी ऐसी बात। ये दिसंबर बड़ा यानी सितंबर है, दिसंबर जो है ना होने वाला है, ईद से पहले कुछ हो जाएगा, ईद के बाद मार्च जो है मुझे टर्न मार्च, राउंड मार्च, अबाउट मार्च, यानी ये शेख रशीद साहब की यानी तंतना दबदबा इस तरह के अल्फाज उन्होंने गुज़श्ता कोई 30-35 साल की सियासत में उनके जुबान के ऊपर चढ़ चुके हैं। और चूंकि हमारा जो 24/7 जो मीडिया है अब उसके लिए शेख साहब जो है ना एक जरूरत है, एक इसलिए कि आसान हदफ है, जब भी आप कॉल करें तो आपको मैसर है। तो शेख नहीं, साहब वो तो आपने सादत उनकी शख्सियत के हवाले से आपने तबसरा फरमाया मुश्ताक मिन्हाज साहब, लेकिन आप वैसे अपनी हुकूमत को फिर सेफ देखते हैं? ये सिर्फ आप उनका एक मस्करा, एक उनका मजाक ही उसको आप समझेंगे? क्योंकि टीएलपी ने तो वाकईतन कॉल दे रखी है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से। मोना मैं सुने तो सही ना, मैं तो बसन आपने शेख साहब किसी ऐसी कुछ देखा ना, टीएलपी का आपने क्वेश्चन अभी किया है जी, शेख से उसके ऊपर चलो बात यानी आगे चल के टीएलपी कैसे यानी आती है सामने, टीएलपी ने इससे पहले क्या किया, टीएलपी ने फैजाबाद को पहले किया था। टीएलपी एक मखसूस अनासर की तरफ से आती है और मखसूस अनासर की वजह से वो कभी अनासिर सर अभी भी आपके से खिलाफ काम कर रहे हैं जिनकी तरफ से आती है? ये तो आपने बड़ा अहम इंकशाफ किया है। मोना मोना देखें, ये हम इस वक्त जो है ना बड़ी संजीदा डिबेट कर रहे हैं। कोई वो अनासर जिनकी बात आप और मैं कर रहे हैं, जिसको सब लोग समझ रहे हैं, वो कोई मेरे या आपके खिलाफ या पीटीआई या पीएमएलएन के खिलाफ नहीं होते। वो असाइनमेंट पे काम करते हैं और असाइनमेंट पे काम देते रहते हैं। तो इसलिए वो कोई ये ना कहे कि वो आज मेरे साथ है तो मैं बड़ा कहूँ कि जी जी ऑन कॉन्ट्रैक्ट, मैं कहूँ जी आज मेरे साथ है तो बड़ा, मैं कहूँ जी जी बड़ा, मैं एक डेमोक्रेट आदमी हूँ, मैंने एक साफत किया और उसके बाद मैं अब पीएमएलएन की तरफ से उसके नजरिए वोट को इज्जत दो के ऊपर हूँ। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि वो ना मेरे साथ है, ना आपके साथ है और ना दुरानी साहब के साथ है। वाह, बहुत वो कुछ अपने कह गए सर आप। एजेंडे के ऊपर है। ठीक है, जी जी एजेंडे पे है। उन्होंने कोई कभी जब हमारी जरूरत होगी हमारे पे वो कर लेंगे, जब उनकी जरूरत होगी तो उन पे कर लेंगे। वो खुश होंगे, वाह वाह हम इक्तदार में, हम खुश छलांगे लगाएंगे कि जनाब हमारी गवर्नमेंट आ गई। तो हमें वो किसी निसार नासिक हमारे कुलीग थे, उन्होंने कहा था कि यानी हमको आजादी भी मिली तो कुछ ऐसे नासक जैसे कमरे से कोई सहन में पिंजरा रख दे। तो हम तो असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, छोड़ें, अभी जमहूरियत जब आएगी आगे चलेंगे। शेख साहब तो एक छोटा सा मोरा है, शेख साहब के ऊपर क्या भैया टीएलपी के ऊपर क्या बात करें। हमारे मसाइल इससे भी बड़े हैं, इससे बड़े मसाइल हैं और हमें बैठ के उसको एज ए पॉलिटिशियन यानी तमाम सियासी जमातों को बैठ के किसी नए मैग्ना कार्टा, किसी नए जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करनी चाहिए। बिला शुबा ये छोटी ये मुर्गियों की लड़ाई जो है ना, ये हाँ, 24/7, इसलिए मैं टीवी पे मैं आता ही नहीं हूँ, इसलिए कि ये यानी 1 घंटे का खेल है और तमाशा, खेल खत्म और वक्त तमाम, ये मामला नहीं होना चाहिए। संजीदा डिबेट हो और तमाम सियासतदान मिल बैठ के इस मुल्क की बेहतरी की तरफ जाएं। अब इमरान खान साहब को भी चाहिए, वो भी संजीदगी उनके अंदर आनी चाहिए, वो भी समझें
ਕੁਝ ਜਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਸੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਸੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਪਈ ਦੱਸਦੀ ਏ, रोए ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ रोए ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ। गल आगे चलाओ। बहुत जबरदस्त बात है ये। दुरानी साहब, इसका जवाब फरमाइएगा। अब आपको भी संजीदगी का मशवरा दिया गया है मुश्ताक मिनाज साहब की तरफ से, और वो कहेंगे आपको कि आपको तो बड़े टाइम से ही मशवरे दिए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग जेल भरो तहरीक पर आप लोग इसके ऊपर अड़े हुए हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा क्या कहती हैं वो भी जरा मुलायजा हो, और फिर इसका भी जवाब फरमाइएगा दुरानी साहब। अपनी ट्वीट में मरियम औरंगजेब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये फरमाती हैं कि दुनिया की पहली जेल भरो तहरीक है जिसका लीडर उसका आगाज अपनी हिफाजती जमानत से कर रहा है। ऐवान सदर आइन, कानून और अदालती निजाम का तमस्खर उड़ाने वाले का खौफ का कैदी है। सदर अलवी इमरान खान के जराइम में सहूलतकार हैं। आइन, कानून और अदालती निजाम को तमाशा बनाया हुआ है। जी दुरानी साहब, ये इल्जामात सर आपके ऊपर हैं और सीरियसनेस की आपसे तवक्को की जा रही है, जैसे मुश्ताक साहब ने अभी बात की, ताकि कलेक्टिवली इस मुल्क का कोई भला हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कदर करता हूँ मुश्ताक मिनाज साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, लेकिन आपने उनके सवाल के जवाब तो खुद दे दिया जब आपने मरियम औरंगजेब की ट्वीट पढ़ दी। तो संजीदगी तो आपको नजर आई गई होगी वो कितने संजीदा है ये काम करने के लिए, और उनका जो जुबान है, हुकूमत की जो जुबान है और जो गुफ्तगू है। इससे पहले आपने एक और साहब का जिक्र किया जो कि अदलिया पे हमले कर रहे थे। मैंने ना अभी आपने जो प्रोड्यूसर है याया को भेजा स्पीच, साहब वो साहब जो है जिसने गुफ्तगू फरमा रहे थे वो भी आप आवाम को सुना सकते हैं कि लैंग्वेज चेक करें। मोना, आपको पता है कि पिछले 7 दिनों में 5 इन्होंने ट्रेंड चलाए हैं अदलिया के खिलाफ। 5, ये मैंने याया को भेजे हुए या स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। और मुतद्दा ट्रेंड्स ये पिछले महीनों में चला रहे हैं, और ऑर्गेनाइज ट्रेंड है जो PMLN चला रहा है अदलिया के खिलाफ। अच्छा, फिर हमें जब कहते हैं कि हमारे साथ गुफ्तगू करें, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात मुश्ताक भाई ने की कि ये गुफ्तगू करनी चाहिए हमें। गुफ्तगू कहाँ करें? जब हम पार्लियामान में जा रहे थे आपने इस्तीफे मंजूर कर लिए। जब हम कह रहे हैं कि ये इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें, देखिए शेख रशीद साहब की जो गुफ्तगू है उसमें बहुत बड़ा विजन है और ये एक सोशल थ्योरी है। मुश्ताक साहब आपकी बात पे मुस्कुरा भी रहे हैं इस बात पे। जी आई एम श्योर उनके पास कोई इनपुट्स भी हैं। मोना मैं उनकी बात पे मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं हंस रहा हूँ। मुस्कुराना जो है ना थोड़ा सा उसकी बर्बरियत कम कर रहे हैं। अच्छा, हंस रहे हैं बाकायदा। जी जी, मैं इसकी वजह जानती हूँ आपसे, लेकिन इफ्तिखार साहब कंप्लीट कर लें। शेख साहब का भी नजर आ गया इनको, तो मुझे इस बात पे हैरत है। अच्छे यानी हमारे दानिशवर पढ़े लिखे साथी है दुरानी साहब, उनमें पता नहीं शेख साहब के अंदर वीएन कैसे तलाश कर रहे हैं। एक छोटा सा एजेंट काम करता है जी यहाँ पे, कभी गेट नंबर 3 की बात करता है, 4 की बात करता है, काउंसलर से उठ के अपनी जरूरत के मुताबिक लोग इस्तेमाल करते हैं। एक वक्त था जब मुस्लिम लीग का नाम लेकर मुस्लिम लीग के कायद के पैर भी चूमता था, उनका माथा भी चूमता था। उसके बाद जब निकल गया तो फिर यहाँ शहर में 10,000 वोट भी उनको शकील अवान ने हरा दिया। इमरान खान के वोट बैंक की खातर उसके साथ चिमटा हुआ है। तो मुझे अच्छा, वोट बैंक तो लेकिन तस्लीम हुआ ना मुश्ताक साहब। आप माशाल्लाह हमेशा सच्ची बात करते हैं। वोट बैंक भी आपने तस्लीम किया। फिर वोट बैंक इमरान खान का है, शेख रशीद का वोट बैंक नहीं है। शेख रशीद तो बागा बाजार से हार गया है। जी दुरानी साहब, इसका जवाब फरमा दें। आपको हंसने की जो वजह थी, जो तजस्सुस हम तमाम के दिल में था, वो भी खत्म हुआ। आप अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा, और राना साहब की तरफ भी मैंने जाना है। जी देखिए जी, सोशल थ्योरी ये है। मोना, आप इस्लामाबाद में रहती हैं और मुश्ताक भाई इधर ही हैं, दूर नहीं है। अगर आप देखें पिछले जब से ये हुकूमत आई है, हर चौराहे पे जो पहले अगर 2-4 लोग मांगने वाले थे, अब ये BCO हो गए हैं। ये मुल्क जो है मुफलिसी की तरफ जा रहा है। मैं आपको ऑनेस्टली हकीकत से, हिस्ट्री से, तारीख ये रिसेंट पास से स्टोरी सुनाता हूँ। जब ये कोविड आया, मैं अपनी बेगम के साथ गया शाहीन केमिस्ट ग्रोसरी करने के लिए, पहली दफा। बड़ा खौफ था इस्लामाबाद में। जी दुरुस्त। मैंने बेगम को बोला कि हम जाते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या सूरत है। इस्लामाबाद में सन्नाटा था। मैं गाड़ी में जब निकला और ये F7 जो गोरमे यहाँ से टर्न अराउंड किया, तो वहां पे तकरीबन 20 एक लोग थे। वो मेरी गाड़ी की तरफ आए। मैंने कहा देवर लुकिंग कि जी शायद हम उनको कोई देने वाले हैं या उनको कुछ खाने पीने की चीज मिलने वाली है। लेकिन जब वो मैंने मंजर देखा, बड़े पीसफुल थे वो लोग। मैंने जब वो मंजर देखा तो मैंने वापस आके कैबिनेट ग्रुप में ये लिखा। मैंने कहा कि जी ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन के ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है। ये कैश इकोनॉमी है, और कैश इकोनॉमी में जब लोग बेरोजगार हो जाते हैं तो उस बेरोजगारी का आखिर हल क्या होता है? राइट्स होना शुरू हो जाते हैं एक सोसाइटी में। मैं एक सोशल थ्योरी की बात कर रहा हूँ।
اور ہمیشہ دنیا میں یہ ہوا ہے. میں حقیقت آپ کو اپنی تجربہ بتا رہا ہوں. اس وقت اسلام آباد میں اس وقت آپ کی وارداتیں پیک میں ہیں. اچھا، سنیچنگ، کڈنیپ فار رینسم، گاڑیاں چوری ہونا، یہ وہ چیزیں جو آپ رپورٹ نہیں کر رہے ہیں. ابھی تو ریپ ہونا شروع ہو گئی یہاں پہ. یہ رہتا ہے بالکل یہ بات صحیح ہے جی. اچھا، لیکن کیا وہ الزام حکومت پہ لگایا جا سکتا ہے درانی صاحب؟ کیونکہ آپ کے دور حکومت میں بھی ظاہر ہے وہ جو مینار پاکستان والا واقعہ، متعدد واقعات ہیں اور اللہ معاف کرے کسی کے دور میں نہیں ہونے چاہیے، لیکن کیا اس کا الزام کسی بھی انکمبنٹ گورنمنٹ پہ لگانا درست ہے اور فیکچوئل ہے؟ دیکھیں، میں تو آبجیکٹو گفتگو کر رہا تھا. آبجیکٹولی اتنی انہوں نے اچھی بات کی مشتاق بھائی. میں آپ کو ایک آبجیکٹو انالیسس دے رہا ہوں، سوشل تھیوری دے رہا ہوں کہ جب آپ کو کھانا نہیں ملے گا تو مجھے بندہ باہر نکالے گا اور مجھ سے کھانا چھینے گا. اس سچویشن کی طرف ہم جا رہے ہیں جتنی مہنگائی ہو گئی ہے. کسی کو میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو ہو گیا یا اس کو ہو گیا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جب بھی معاشرے میں بھوک افلاس بڑھتی ہے اور اس وقت جو ہے جرائم آٹومیٹکلی بڑھتے ہیں. بالکل صحیح کوریلیشن ہے جی جی نیچرل بات ہے. اس میں آپ کو میں اس کو اس طرف ریڈ کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں اور میں بربلا کہہ بھی رہا ہوں کہ اس بات میں بہت وزن ہے. مطلب آپ اسلام آباد جیسے شہر کو، اربن سینٹر کو، اچھا میں اس طرح ہی خیبر پختونخوا کے ایک علاقے میں گیا which is not an urban center مونا. میں نے کبھی زندگی میں میں ادھر شہر میں پلا بڑا ہوں، ایبٹ آباد کا بات کر رہا ہوں جی. میں 4 بندے تھے جو کہ وہاں پہ مانگتے نہیں تھے لیکن وہ فقیر تھے. ٹھیک ہے، بھکاری نہیں تھے، فقیر تھے وہ لوگ. 5 لوگ پورے شہر میں تھے. میں ایبٹ آباد اس دفعہ گیا ہوں، میں نے 2 جگہ گاڑی کھڑی کی ہے، 8 لوگ آئے ہیں. جی یہ بات لمحہ ہے، درست فکری بات ہے. ہے. جی جی یقیناً لمحہ فکری ہے. سفید پوش لوگ بھی اس وقت مانگ رہے ہیں. آپ اس وقت سوچیں اس کو. یہ خوفناک سین ہے پاکستان کا. بلا شبہ یہ اس میں کوئی شک نہیں. آپ دراصل کو ریلیٹ کر رہے ہیں معاشی مشکلات کو کہ جب وہ ہوتی ہیں تو پھر معاشرتی جرائم اس کی وجہ سے ہی بڑھتے ہیں. یہ بات صحیح ہے اور یہ کو ریلیشن بھی درست ہے. اور چونکہ مشتاق منہا صاحب ایک کنکریٹ اور کسی فروٹفل ڈیبیٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم معیشت کے ان مسائل کو بھی اسی کنٹینیوٹی میں ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ پکڑ دھکڑ سے اور جو شکایت کی ہے درانی صاحب نے کہ جی حکومت کی زبان ایسی ہے، ایسے میں ہم کیسے ریکنسیلیشن کی طرف جائیں، کیا ان سے معاشی معاملات عام آدمی کے حل ہوں گے؟ رانا صاحب آپ کے ویو میں سر حل ہوں گے؟ یہی سوال آپ سے ہے پہلے. دیکھیں جی، معاشی جو پلان ہے نا وہ کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے، ٹو بی ویری آنےسٹ. چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ اس وقت جو 11-13 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں چاہے وہ ہوں. کسی کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کسی کے پاس وے فارورڈ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سب ایسی کہنے کی باتیں ہیں کہ جناب ہم آئیں گے تو ٹھیک کر دیں گے، ہمیں 2 سال کا عرصہ لگے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر جناب جو گند ہے وہ جناب اس کو صاف کرنے میں کم از کم 3 سال لگیں گے، 2 سال لگیں گے. سو یہ ایسی دے آر جسٹ بائنگ ٹائم. اور یہ سب لوگ جو ہے نا ٹائم بائی کرنے کے چکر میں کسی کے پاس اور ٹائم کیوں بائی کرنا چاہتے ہیں رانا صاحب؟ تاکہ میکسیمم ٹائم ہم حکومت میں رہیں، ہم برسر اقتدار رہیں، یہی ریزن ہے صرف؟ obviously 3 سال 2 سال گزار لیں، پریشر نہ ہو عوام کا، عوام کو بھی سمجھائیں کہ جناب پچھلے جو کر کے گئے تھے وہ غلط تھا، بلیم گیم میں پڑے رہے. ٹھیک ہے نا؟ سو انگیج کر کے رکھیں عوام کو اور تاکہ اس کو ساتھ جناب ایک سینٹینس دے دیں تھوڑی دیر بعد کہ عوام کو جناب قربانی دینی پڑے گی، عوام جناب قربانی دے گی. تو ساری زندگی عوام ہی قربانی دینی رہی ہے لیکن روڈ میپ کسی کے پاس کوئی نہیں ہے اور nobody is serious. You guys were talking about شیخ رشید. آپ اگر پنڈی جائیں نا تو میرے حلقے سے ہیں شیخ رشید صاحب پنڈی کے، اور مشتاق منہا صاحب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اور ریلوے اسٹیشن ہے پنڈی کا، وہاں پہ پل ہے ریلوے کے اوپر، وہاں پہ طوطے والے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فالیں نکالتے ہیں. تو وہ اپنی ارننگ وہیں سے کرتے ہیں. تو شیخ رشید صاحب طوطے کی فالیں نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جناب وہ جو دل آتا ہے کہہ دیتے ہیں. اور ہمارا وہاں پہ پنڈی کے میں بھی یہی کہنے لگی تھی کہ وہ ان کی بھی فالیں نکلتی رہتی ہیں، پیشن گوئی وہ ان کے پاس بھی بالکل جیب میں رکھی ہوتی ہے، ایسے یوں پیش کرتے ہیں. ہاں بالکل. اور ہمارے پنڈی کے اندر تھوڑا سا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک تھوڑا طریقہ کار ہوتا ہے کہ لوگ جناب شام کو نا وہ جو گھر کے آگے تھڑے بنے ہوتے ہیں نا ان پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ گپ لگاتے ہیں. سارے لڑکے اکٹھے ہو کے وہاں پہ گپ لگانا بہت ضروری ہوتی ہے. تو شیخ صاحب جو ہے نا تھڑا ٹاک بھی بڑے اچھے طریقے سے دے دیتے ہیں
सो वो उनके जो वहां पे थोड़े बहुत जो वोटर सपोर्टर रह गए हैं वो भी उनको अच्छा जनाब रह गए एंजॉय हैं, तो करते यानी हैं। आप मुश्ताक साहब की बात से गोया इत्तेफाक रखते हैं कि वो बस यही है कि थोड़े से सपोर्टर्स हैं और इमरान खान साहब के उनके वोट बैंक की वजह से उनके साथ चिपके हुए हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो शेख रशीद साहब के सियासत रही है, हाँ। ठीक है, उनकी जो सियासत रही है उनमें से जो अच्छे लोग शुरू से उनके साथ चलते आए थे, जो उनको सपोर्ट करते थे, उनके साथ चलते थे, शेख रशीद साहब ने मेजॉरिटी उनके साथ जो लोग थे उनको नाराज कर चुके हैं। अच्छा, और सही, ये तो बात तो दुरुस्त है और एक तारीख की बात है, ठीक है। मतलब मुश्ताक मिनाज साहब ठीक कह रहे हैं कि भाई अभी तो ठीक है, पॉलिटिशियन जरूर है शेख रशीद साहब, उनके पास पॉलिटिकल एक्मा है, बिल्कुल अच्छी पॉलिटिशियन है, बड़े अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन आप भी और उनकी बात को waves- सीरियसली नहीं लेते राणा साहब, या आपको लगता है वजन है इस बात में कि मुल्क में खाना जंगी होने वाली है अगर इलेक्शंस नहीं हो तो? देखें ये तो इलेक्शंस देखे होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, इलेक्शंस बिल्कुल होने चाहिए। और मौजूदा हुक्मरान जो बैठे हुए हैं वो उसमें उनमें से सिर्फ एक पार्टी आई वुड से कि थोड़ा सा उसके अंदर कोई 0.1% या नैनो 1% उसके अंदर थोड़ी सी वो चीज होगी कि इलेक्शन हो जाए। अदर देन दैट बैठी हुई है पार्टियां, नो बडी वॉन्ट्स इलेक्शन, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इमरान खान का यहाँ पे वोटर भी है, सपोर्टर भी है, वो होप स्पिन करके बैठा हुआ है। और वो इमरान खान का वोटर सपोर्टर था या नहीं था, वो बन भी गया। वो बन उस वक्त गया जब उसने देखा कि 11-13 जमातें आगे बैठ गई हैं, तो वो रिएक्शन में भी बन गया। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है और ये लोग ऐसी चीज है जो कि गालिबन हमने शोज में इतना कैंडिडली लोगों को कहते हुए नहीं सुना है। मुश्ताक साहब इसका जवाब फरमाएंगे, लेकिन आफ्टर अ ब्रेक के जो लोग सपोर्टर नहीं थे वो लोग भी अब सपोर्टर बन गए खान साहब के, और वो लोग दरअसल इंतजार कर रहे हैं इलेक्शंस के। जो बरसरे इक्तदार जमाते हैं उनको इलेक्शंस नहीं चाहिए। आफ्टर अ ब्रेक जी, वेलकम बैक नाजरीन। बड़े अहम नुक्ते नजर कलेक्ट किए थे बिफोर द ब्रेक। मुश्ताक साहब, ये बड़ी अहम बात है, यही बड़ा सादा सा सवाल भी है मेरा आपसे सर, कि अभी जो राणा साहब ने बात फरमाई वही बात दुरुस्त है कि दरअसल आप लोग इलेक्शन से इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब की वोट बेस में इजाफा हो गया है, इसीलिए हुकूमत ने इलेक्शन अनाउंस नहीं किए, इंटरिम गवर्नमेंट ने, ना इलेक्शन कमीशन ने किए, जिस वजह से सदर मुमलिकत मजबूर हो गए कि उनको तारीख देनी पड़ी इलेक्शन की। इसका जवाब फरमाइएगा। फिर जो वकला के हवाले से जो कमेंट किए ना वो भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन पहले इसका जवाब फरमा दें। मोना, जब घोड़ा भी हाजिर है ना और मैदान भी हाजिर है, इमरान खान और ये जितने लोग कहते हैं ना इमरान खान के वोटर, कराची में एक झलक आपको बल्दियाती इलेक्शन में नजर भी आ गई है कि जनाब कराची जो है ना सबसे बड़ा मिडिल क्लास का जो है वो सेंटर है, सबसे ज्यादा आबादी है, और वहां आप देखें, और मैं नहीं कहता कोई इमरान खान कोई उसको कोई ये बात बड़ी सही है, बल्दियाती इंतखाबात में बड़े कोई अपनी पार्टी को ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकता। इस मुल्क में 2018 में अगर आरटीएस बिठाकर इमरान खान को कराची से भी जाकर आपको वोट दिलवाने पड़े थे। मोना, इस मुल्क में ये इमरान खान की जो है ना ये जितनी और उस जितने इमरान खान ये उनके हमायती जो उनके आलिम वाली हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको ये बड़ी यानी इस मुल्क की सियासत का यानी उनकी अदराक ही नहीं है। ये एक प्रोजेक्ट के तौर पर आए थे और 3-4-6 साल के बाद ये प्रोजेक्ट अब क्लोज होने वाले, जिन्होंने लाया था उन्हीं ने इसका बंदोबस्त करना है। इस मुल्क में वोट देने वाले नहीं, वोट गिनने वाले इंपॉर्टेंट है। क्या बात करते हैं आपके इमरान खान यहाँ पर आएगा और वो यहाँ से जीत के दिखाएगा? ये ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये किसी की अगर भूल है तो वो भूल भी इस इलेक्शन में निकल जाएगी। ये कोई इतने इनकलाबी इस मुल्क में नहीं पैदा हो गए कि महंगाई की वजह से। और ये जो राणा साहब मेरे भाई हैं, हमारा बड़ा तवील ताल्लुक है कि जो 12 या 13 इमरान खान के साथ कोई एक जमात है क्या? 12-13 जमातें उसके साथ नहीं थी। एमक्यूएम किसके साथ थी? बाप किसके साथ थी? पीएमएलएनक्यू किसके साथ थी? अवामी मुस्लिम लीग एक जमात वाली किसके साथ थी? जीडीए। ये इसी तरीके से तो मुझे ये जीडीए किसके साथ थी? जीडीए भी अल्टीमेटली को 6-7 जमातों का इत्तेहाद है, तो ये 14-15 जमातें हैं उनके साथ थी। और अभी भी ये तो अभी ये कहते हैं कि इमरान खान वर्सेस 13, ये कोई नहीं, ये ड्रामा, ये जो एक स्मोक यानी चढ़ाया हुआ ना ये सोशल मीडिया के ऊपर, ये मैदान में आएगा ना जिस वक्त बाबड़ा बाजार में मैदान लगेगा, उस वक्त हम बताएंगे कि किधर वोट है और किसका है और किस। अच्छा, लेकिन मुश्ताक साहब सवाल सर ये मैदान लगेगा कब? मैं फिर ये कहता हूँ ना, मैं ये कहता हूँ कि मैं बिल्कुल अदब के साथ ये कह रहा हूँ कि मैं फिर कह रहा हूँ कि वोट
या इलेक्शन इस वक्त मुल्क का हल नहीं है। इलेक्शन करके भी आ जाएंगे, कोई जीत के भी 2 तारीख जीत के मियां नवाज शरीफ आ जाए या इमरान खान आ जाए या कोई तीसरी पार्टी पीपल्स पार्टी आ जाए, ये नहीं हल है इस वक्त हल ये है जो संजीदगी से कि सब जमातें, जिस तरह राना साहब ने कहा कि किसी जमात के पास ऐसे कोई अफलातून नहीं बैठे हुए कि वो आके यहाँ पर माशी यानी इलेक्शन जीत के कोई माशी मुश्किलात को का अजाला करेंगे। इस वक्त सबको बैठ के मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, ये मराद खत्म करनी पड़ेगी। ये बड़े बड़े लोगों को जो मरबे अलाट होते हैं, प्लाट अलाट होते हैं, पेंशनें होती हैं, ये जो सारी चीजें, ये जो कैंटोनमेंट्स हैं, ये जो जितने बड़े बड़े यहाँ अपना वो क्या DHAs बन रही हैं, ये जो बड़े बड़े यहाँ पर जो ये सिस्टम बन रहे हैं, गरीब आप किसी भी जगह पर जाएं। तो सर आप लोग करें ना कानून साजी, मुश्ताक साहब आप लोग हुकूमत में हैं, आप लोग करें ना सर। और आप जैसे नजरियाती अब कितने मौजूद हैं PMLN में जो वाकईतन अभी हुकूमत में आने के बाद भी ये सब करना चाहते हैं? जी करेंगे। हमारा लीडर जो है ना वो इंशाल्लाह ये उसकी सोच मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मैं अपनी सोच नहीं बता रहा, ये उनकी सोच है। और इंशाल्लाह सब मिल बैठ के, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये किसी एक पार्टी का नहीं है, सब पार्टियां मिलके बैठें और यहाँ पर ये फैसले करें, मुश्किल फैसले करें, बड़े फैसले करें। ये जो एक रटा रटाया चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, ये तोते की तरह रटा कर जो बैठा दिया गया था ना, अब वो उनको अगला कोई प्लान नहीं था। उनको ये बताया गया था कि आपने चोर डाकू करना था तो हुकूमत हमने करनी थी। अच्छा। तो आप फिर बाद में 3 साल के बाद आप कहते हैं कि जी मैं बड़ा जो है ना बेख्तियार सा था, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो सुबह बेगम साहिबा बताती थी कि क्या हो गया। तो ये इस तरह की हुकूमत चाहते हैं, इस तरह की 2 तारीख करके भी इमरान खान क्या करेगा या नवाज शरीफ क्या करेगा या मैं और आप क्या करेंगे। सही बात है। खुदारा ऐसा इलेक्शन की तरफ जाएं, ऐसे उसकी तरफ जाएं कि तमाम लोग ये समझे कि कोई बाख्तियार, ये इक्तदार नहीं दिया जाता, आपको असाइनमेंट दी जाती है, इक्तदार की तरफ जाएं, बाख्तियार होकर हुकूमत में जाएं। वो इमरान खान जो कहता था कि मुझे ये पता हो कि कोई पीछे एजेंसी चलाएगी और फौज चलाएगी तो मैं तो लानत भेजता हूँ, तो 3 साल के बाद तो मुझे पता नहीं थी, बाजवा साहब ही सब कुछ कर रहे थे। तो फिर क्या एक हुकूमत और लेनी है? 5 साल और मुल्क के तबाह करना चाहते हो? क्या चाहते हो तुम? क्या ये लोगों को झूठ और फराड की तरफ लगाया हुआ है? अच्छा, ये बड़ी नजरियाती गुफ्तगू फरमाई है मुश्ताक मिनाज साहब ने। लेकिन मुश्ताक साहब, मैं आपको वो जो एक शॉट था जो अदलिया के हवाले से आपकी जमात की तरफ से बहुत तड़कते फड़कते बयानात आ रहे हैं कि अदलिया का कोई नेक्सस है और प्रेशराइज किया जा रहा है, वो भी मैं आपको सुनवाना चाहती थी। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है पहले दुरानी साहब की बात हो जाए ताकि एक हम लोग आखिरी राउंड में उसके ऊपर बात कर ले। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं, आई थिंक आई मस्ट टेक देम फॉरवर्ड। दुरानी साहब जरा जवाब फरमाइएगा प्लीज। बल्दियाती इलेक्शंस में जो हाल था और जो नताइज थे वो यकीनन PTI के हक में नहीं थे। जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, तमाम ने आपको सर पीछे छोड़ा है। इसका जवाब फरमाएंगे, फैक्चुअल चीज है। आपके पास भी कोई मुआशी प्लान नहीं है, राना मुबशर साहब का तज्जिया है, उनके पास भी नहीं है, लेकिन आपके पास भी कोई नहीं, तो गोया आप लोग भी कोई तुरम खान नहीं। इसका जवाब फरमाएं। और ये मुश्ताक साहब की आपने बात सुनी, ये 3 साल तक ये जो नजरियाती एक पूरी स्पीच थी कि खान साहब ने क्यों नहीं की, गोया अगर उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था तो? देखिए, गुफ्तगू तो हम रोजाना आके यहाँ पे कर लेते हैं TV टॉक शो पे, लेकिन अमल कोई नहीं करता। नून लीग के पास तो आज की पार्टी थोड़ी है। हमारे पहले 3.5 साल की हुकूमत थी, इनकी तो कुछ तीसरी बारी चौथी बारी हुकूमत की कर रहे हैं। तो जो मुश्ताक भाई कह रहे हैं तो करवा देते, करवाया कोई नहीं है। अच्छा, उसकी इंतजार इमरान खान की थी कि इमरान खान को इक़्तिदार मिलेगा तो फिर ये गुफ्तगू हम करेंगे। उससे पहले तो गुफ्तगू ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की हुई थी, करवा देते ना जी। ये उस वक्त भी एक फंस गया मेमो गेट में, एक जो डॉन लीग में फंसा हुआ था। दोनों जो है उन्होंने कोई इत्तेफाक नहीं किया। मेमो गेट में ये कोर्ट पहन के गए हुए थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ, डॉन लीग्स में वो आगे। तो मुझे बताए ना, यहाँ पे टॉक शो में तो बड़ी मजेदार गुफ्तगू होती है, ये भी कर दें वो भी कर दें फलां भी कर दें, कर रहे हैं किसने? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ विशर भाई से, ये लीड कैप्चर्ड सोसाइटी है। यहाँ पे तो इस वक्त टीवी पे मोना इतना सीरियस इशू है कि आप तकरीबन 67% आबादी जो रूलर है उसको सांस लेने का मौका नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे तो सांस लेना दुश्वार है। पढ़ाया वो जा रहा है जो पता नहीं क्या, वो जो कॉमसेट वाले पढ़ा रहे थे, वो लम्स वाले पढ़ा रहे हैं। वो पूरा का पूरा स्पेस जो है इस वक्त लीड्स ने कैप्चर किया हुआ है। गरीब बेचारा किधर है? वो गुफ्तगू तो मुश्ताक भाई ने बड़ी जबरदस्त कर दी है। मुझे ये बताएं कि ये हमारे साथ शामिल नहीं थे जब ये हो रहा था, जो ये कर रहे थे बूट पॉलिश बाजवा साहब के? इमरान खान साहब ने साहब वो यही इल्जाम आप पे लगाते हैं सर। वो कहते हैं आपके भी तो 3 साल 3.25 साल थे ना, आप लोग निकालते ना इस मुल्क को सर एलीट कैप्चर से।
हम कोई मेरी चाय की प्याली पे उठने वाली इनकलाबी थोड़े ही हैं। हम कब कहते हैं हमने कोई इनकलाब का दावा किया है? यही नया पाकिस्तान बनाने आए थे, ये नया पाकिस्तान बनाया है एजेंटी करके। जी दुरानी अच्छा साहब, उसमें ये है कि देखें, एलीट कैप्चर इसलिए मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले आके इन्होंने क्या काम किया, जो गरीब के लिए प्रोग्राम थे ना, जिस तरह सेहत कार्ड था, मरियम नवाज साहिबा ने आगे सबसे पहले खत्म कर दिया। अच्छा इस वक्त भूख अफलास से क्या होगा, लंगर खाने होंगे, आपने बंद कर दिए उसके बाद। अच्छा लोग बेचारे बाहर रहते हैं, पनाह गए थे, आपने बंद कर दिए। आपने ना IMF की जो थी ना लीड, वो बड़ी जबरदस्त बात की उसने कहा कि ये उमरा है, यहाँ पे अमीर है, सब्सिडाइज्ड एनवायरनमेंट है उमरा के लिए, ये तो अमीरों का मुल्क है। यहाँ पे अदलिया के भी दो निज़ाम हैं, एक अमीर का निज़ाम है, जिस तरह के मुश्ताक भाई की पार्टी को उन्होंने दिया हुआ था, वो बाहर बैठे रहे, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे चले जाएं, वो आए ना आए, उनकी अदालतें हैं, आप टाइम बार भी हो जाता है, जिस तरह के मशहूर जमाना तो कह रहे हैं दुरानी साहब, अब आप लोगों ने अदलिया को इन्फ्लुएंस किया हुआ है, आप यही इल्जाम उनके ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन वही इल्जाम आजकल आपके ऊपर हुकूमत आयद कर रही है कि आप लोगों ने रिश्तेदारियों के जरिए मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को आपने इन्फ्लुएंस किया हुआ है। मैं वो बड़ा जरूरी सॉट है, मैं जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन एक पहले आप लोग बात मुकम्मल कर लें और इसका जवाब फरमाइए। ये आपके ऊपर इल्जाम है आजकल। इसलिए देखें, ये बात बिल्कुल बिजा है, इसमें एग्रीमेंट है कि आपको मुश्किल फैसले करने हैं। इस ही जो मुस्लिम लीग नवाज की लेड गवर्नमेंट है, मिफ्ता इस्माइल ने जो इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च किया, उसमें बोला कि 6% इकोनॉमिक ग्रोथ थी। इमरान खान ने नहीं कहा, इन्होंने इमरान खान की कारकर्दगी बताया कि लास्ट 2 ईयर्स 5.7 और 6% ग्रोथ थी। अच्छा उस ग्रोथ को जो है उसमें 25 साल रिकॉर्ड तोड़े गए, इंक्लूडिंग रेमिटेंसेस, उसके बाद एक्सपोर्ट्स थे, उसके बाद जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी, मुल्क रास्ते पे चला, इधर रजीम चेंज हो गया। अभी उसको कहेंगे जी प्लान, उसमें प्लान आप कहेंगे तो प्लान तो मौजूद था वहां पे। अच्छा प्लान मौजूद था, ये राना साहब की भी बात का जवाब है जो आप फरमा रहे हैं, ठीक है। रशिया, देखिए हम रशिया जा रहे थे, रशिया से आपका सबसे बड़ा जो है पब्लिक एक्सचेकर कहाँ जाता है, एनर्जी पे। आप रशिया गए कि जी आप हमें आप चीप एनर्जी साहब हंस रहे हैं, अब मैं मुस्कुरा रहे नहीं कहूंगी, अब वो बाकायदा हंस रहे, ठीक है। की निशानी है कि PTI जो है वो परफॉर्मेंस की बात कर रही है। इमरान खान खुद कहता है मैं बेख्तियार था, ये परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं यार, ये 6 पॉइंट ग्रोथ दिखा रहे हैं। वो कह रहा है मुझे पता ही कुछ नहीं था, बाजवा चला रहा था, ये उनका लीडर कह रहा है, मैं भी कह रहा मैं इसलिए हंस रहा हूँ। तो ये उनका क्रेडिट था दुरानी साहब, ये फिर ये भी बाजवा साहब का ही क्रेडिट हुआ ना फिर, जो अभी आप बता रहे हैं सर, आपने फरमाई। देखें ये तो देखें बात ये है, बड़ा सिंपल सी बात है, 2 चीजों पे ना हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा क्लियर है। एक तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। नहीं, एहतसाब जो है, एहतसाब पे उन्होंने कहा कि हमारा 2018 की मंशूर में सबसे पहला जो पॉइंट था ना वो एहतसाब था। उस एहतसाब में ये रोके रखा, हमने 480 अरब रुपए रिकवर किए, लेकिन मेजर एहतसाब नहीं हो सका जो हमारा मेजर मैनिफेस्टो का मेन पॉइंट था। ऑलराइट, ठीक है, ये बड़ी अहम क्लैरिटी आ गई है दुरानी साहब की तरफ से कि जी एहतसाब पे दरअसल जो है वो अपना असर और रसूख रखा हुआ था बाजवा साहब ने, जिस वजह से खान साहब की मर्जी का एहतसाब और जो वो चाहते थे कि जिस तरह से एहतसाब हो वो ना हो पाया, लेकिन जितनी चीजों पे इख्तियार था वो सब बेहतर कर दी PTI ने। दुरानी साहब ने भी ये बात की। जी दूसरा पॉइंट, ब्रेक से मैंने ब्रेक पे जाना है, राना साहब की तरफ भी जाना है। जी जी प्लीज क्विक, अगर आप एक जुमला कुछ कहना चाहें तो। दूसरा पॉइंट ये था कि एक लॉबियस्ट फर्म हायर की गई थी जिसकी कोई टेंडरिंग नहीं थी, कैबिनेट अप्रूवल नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल नहीं थी, जिसमें हुसैन हक्कानी को हायर किया गया था। ये वो पॉइंट है जो इमरान खान कहते हैं कि जो मुझे तो बताया ही नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर था। और आपकी अपनी काबीना ने सर लॉबिंग फर्म हायर कर ली, आप लोग तो काबीना के अरकान थे, आपको कैसे ना पता चला फिर? बताया नहीं ना, ये तो बता रहा हूँ आपको, अप्रूवल नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है, मिफ्ता इस्माइल ने बताया आगे। चले ठीक है, एक ब्रेक पे नाज़रीन बढ़ना है आगे हमने, और राना साहब को भी कहना है कि भाई आप कहते थे मुआशी प्लान नहीं है, अभी मुआशी प्लान गिनवा दिया दुरानी साहब ने आफ्टर अ ब्रेक। जी राना साहब, ब्रेक से पहले आपको मुआशी प्लान भी बताया, आप कह रहे थे मुआशी प्लान PTI के पास भी नहीं है, PTM के पास भी नहीं है, मुआशी प्लान तो बता दिया दुरानी साहब ने। जो ग्रोथ थी उसका एतराफ वो कहते हैं खुद मिफ्ता इस्माइल साहब कर चुके हैं, और ये फैक्चुअल बात है कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया था पिछले साल बजट से पहले, उसमें 6% ग्रोथ भी थी, LSM ग्रोथ थी, एग्रीकल्चरल ग्रोथ थी, ये सारी चीजें बताई भी थी, और ये सारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस थे उसके अंदर। ग्रोथ बिल्कुल थी जी, आखिरी लेग जो थी, कोविड की जो लेग थी, उसमें बिल्कुल ग्रोथ है थी PTI की हुकूमत में। मैं तो आइंदा आने वाले की बात कर रहा हूँ,
میں جو ٹائم آنے والا ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. میں تو پچھلی بات ہی نہیں کر رہا. اچھا اپ کمنگ اوکے نو اپ کمنگ ابھی فیوچر کے لیے کوئی معاشی پلان نہیں ہے ان کے پاس. ہاں آئی سے وے فارورڈ. ویری فیئر, آپ نے اپنی بات صحیح. ہاں وہ کسی کے پاس نہیں ہے. نو بڈی ہیز دا وے فارورڈ پلان. اکانومی کو کیسے اسٹریٹن اپ کرنا ہے, کیسے فکس کرنا ہے, نو بڈی ہیز دیٹ پلان. اگر کسی کے پاس ہے تو پلیز ہمیں ایجوکیٹ کر دیں آپ, لیکن کسی کے پاس نہیں ہے پلان. یہ 2 سال حکومت میں آئیں گے, جو بھی آئے گا حکومت میں وہ کہے گا جناب مجھے 2 سال چاہیے, 3 سال چاہیے جناب یہ سارے پرابلمز کو فکس کرنے کے لیے, اور وہ 2-3 سال بائے کریں گے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. اور یہ اسی طرح چلائیں گے, ڈریگ کریں گے, بلیم گیم میں چلتے رہیں گے. رانا صاحب ابھی یہ بھی تو بحث چھڑی ہوئی تھی نا کہ دونوں میں سے زیادہ بے بس کون تھا. ابھی دونوں بات کر رہے تھے, مشتاق صاحب نے اس بات کا آغاز کیا تھا کہ خان صاحب تو کہتے تھے 3 سال میں بے بس تھا, تو یہ انکشاف پہلے کیوں نہ کیا انہوں نے؟ نہیں بے بس یہ بس کوئی نہیں تھے جی. خان صاحب سمپل سی بات ہے, خان صاحب نے خود کہا, 10 دفعہ کہا ہے, 50 دفعہ کہا ہوگا. خان صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ جناب جو ہماری جو فریکوینسی تھی پنڈی والوں کے ساتھ آئیڈیل تھی, پیج پہ تھے, بڑی آئیڈیل فریکوینسی تھی, ہم لوگوں کی فریکوینسی بہت ملتی تھی. یہ تو خیر غلط بات ہے. ایسی یہ تو دیکھیں اس وقت جب لے کے آئے تھے عمران خان صاحب کو, اور جو بھی جس طریقے سے بھی لے کے آئے تھے, بالکل لے کے آئے تھے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی مشتاق مناز صاحب کہہ رہے ہیں, آپ ان کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ 2018 میں لے کے آیا گیا تھا. جی تو اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے؟ درانی صاحب سے ابھی آپ پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کتنے پاپولر خان صاحب تھے. وہ پاپولیرٹی کی بیسس پہ آئے تھے, بلکہ ان کو نہیں لانے دیا گیا تھا, ان کی 2/3 اکثریت چینی تھی. پی ٹی آئی تو یہ کہتے ہیں الٹا. دیکھیں وہ بات جو پی ٹی آئی کہتی ہے وہ اس لیے کہتی ہے کہ جناب ان کے مطابق ان کے پاس جو ریزلٹس تھے یا جو انہیں ریزلٹس نظر آ رہے تھے, ان کو ایبسلوٹ پاور مل رہی تھی, اور وہ پروبیبلی وہ اس چیز کو بائے کر رہے ہیں یا اس چیز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, یا اس کو پورٹرے کر رہے ہیں کہ جناب ان کو 2/3 میجورٹی سے بھی آگے جا رہے تھے. یہی کہتے ہیں یہ ہو جانا تھا, وہ ہو جانا تھا, جس کی وجہ سے انہیں کٹ ٹو سائز کیا گیا. This is also PTI had been saying all these things. But then again, نہیں دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا اس کا, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بالکل ان کو جناب لے کے آیا گیا تھا پی ٹی آئی والوں کو, اور پی ٹی آئی کو لانا اس لیے لایا گیا تھا کہ لوگوں نے ہوپ سپن کی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ, اور پی ٹی آئی سے ان کو بہت سی مطلب لوگ عوام ہوپ سپن کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور انسٹیٹیوشن بھی ہوپ سپن کر کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن جو کچھ بھی ٹھیک ہے, 1.5 سال پہلے جب ختم ہونا تھا, جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے, اس سے 1.5 سال پہلے عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ جناب ناؤ یو آر آن یور اون, اب یو کین میک یور اون, گو اہیڈ میک یور اون ڈیسیژنز, اور اپنی پارٹی کو گروم کریں. 1.5 سال پہلے کسی کوئی سپورٹ نہیں تھی. وہ جو آئی ایس آئی چیف جب تبدیل ہوئے تھے, اور وہ جو ایک آپس میں کنفرنٹیشن ہوئی تھی اور تبدیل ہونے تھے, وہ معاملے پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بتا دیا گیا تھا تبدیل ہونے. اب 1.5 سال وہ تو تبدیل ہونے والا ریزن بالکل ایک ریزن تھا, اور وہ بالکل جینون تھا. وہ بالکل تھا کہ آپ جناب ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو رکھنا چاہتے تھے. آپ کھل کے میں بات کر لیتا ہوں, ڈی جی آئی ایس آئی کو آپ 6 months ٹائم, لیکن ڈی جی آئی ایس آئی وہاں پہ فار another 6 months نہیں رہ سکتے تھے. انہیں کور کمانڈ کرنی پڑتی ہے. کور کمانڈ کرتے تو وہ پھر اس کے بعد جناب چیف آف آرمی سٹاف کے رن میں آ سکتے تھے, یعنی کہ ان کا نام چیف آف آرمی سٹاف کے لیے جا سکتا تھا. تو وہ ایک کمپلشن تھی. اس میں عمران خان صاحب نے کہا نہیں جی میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں, میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, جو کہ نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں زیادہ پرابلمز کھڑی ہونی شروع ہوگی, اور دیٹ واز دا بون آف کنٹینشن. ٹھیک ہو گیا, مطلب ادھر سے کام شروع ہو گیا تھا. بٹ دین اگین شیخ رشید صاحب نہیں آگے کہتے تھے, اگر شیخ رشید صاحب اتنے طوطے کی فالیں نکالتے ہیں تو شیخ رشید صاحب نے آ کے عمران خان صاحب کو بتایا تھا نا کہ جناب وہاں پہ جب میں جاتا ہوں 4 نمبر گیٹ پہ, شیخ رشید صاحب نے کہا جب میں 4 نمبر گیٹ پہ جاتا ہوں, یعنی کہ 4 نمبر گیٹ کا تو خیر گیٹ کا نمبر ہی بدل گیا اب, لیکن 4 نمبر گیٹ پہ جاتا ہوں تو وہاں پہ آگے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس وقت صاحب نے کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی تھی نا, بنانی تھی. کاؤنٹر اسٹریٹجی الٹی یہ تھی کہ وہ کنونس کرتے رہے, اور ایک طرح سے کوشش کرتے رہے کہ دوبارہ ہماری طرف آ جائیں اور دوبارہ فریکوینسی مل جائے. مشتاق مناز صاحب سر یہ کہاں پہ کنونس کرتے رہے, کس کو کنونس کرتے رہے, کوئی کنونس نہیں کرتے. اچھا پھر وہ کنونس بھی نہیں کیا انہوں نے.
نہیں میرا نہیں خیال میں درانی صاحب بہت سی چیزوں کی انہوں نے اپنے چھاتی کے ساتھ چیزیں لگا کے رکھی ہوئی ہیں اینڈ پرابلی نہیں وہ ہی از ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم پروبیبلی اور درانی صاحب سے زیادہ انفارمیشن ہے مشتاق مناز صاحب میں آپ کی اجازت سے سر یہ درانی صاحب آپ نے کون سی چیزیں لگا کے رکھی ہیں دل سے آپ کیا فیصل واڈا صاحب کے کسی ان کی طرح کے کسی ٹائم کا ویٹ کریں کیا مراد ہے یہ رانا صاحب کی اس بات کی آپ بھی کوئی پریس کانفرنس تو نہیں کرنے جا رہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنے جا رہے درانی صاحب ایسی میرے منہ میں مت باتیں ڈالیں آپ بات یہ ہے کہ درانی صاحب کے پاس جتنے کلوز درانی صاحب رہے ہیں عمران خان کے اور جتنا کلوزلی عمران خان کو درانی صاحب جانتے ہیں میرے خیال میں پوری پارٹی میں کوئی نہیں جانتا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے جناب بہت سی چیزیں ان کی پلس پوائنٹس بھی ہیں بٹ مائنس پوائنٹس بھی ہیں لیکن درانی صاحب کو پتا ہے لیکن درانی صاحب نے آپ نے جیسے فرمایا دل سے لگا کے رکھے ہیں میں دل سے نہیں لگا کے رکھے کارڈز اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے ہاں تو یہی ہوا نا دل ہی سے لگا کے رکھے نا فرق ہے نا وہ دل سے تو کچھ اور ہو جائے گا دل سے کچھ اور ہو جائے گا چھاتی سے لگا کے رکھے تاکہ سیکرٹ رہے کوئی اور چھپے رہیں دکھے نہ کوئی مشتاق مناز صاحب سے مطلب وہاں پہ پیپل آر باؤنڈ ٹو میک مسٹیکس لیڈرز آر باؤنڈ ٹو میک مسٹیکس بہت ساری آج تو بڑے انکشافات کا موسم ہے رانا صاحب آج لگتا ہے رانا صاحب ذرا موڈ میں انکشافات کرنے کے درانی صاحب ان کی تائید کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں وہ دیکھنے والی بات ہے جی درانی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں تو پلیز کہیے گا آپ کی مسکراہٹ البتہ بہت کچھ کہہ رہی ہے جی امتحان میں مت ڈالیں درانی صاحب کو آپ نہیں ارے میں تو صرف ان کی ایک جا کے ان کو پیش کر رہی ہوں ٹرے میں جا کے آپ کے انکشافات جی سر درانی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو پلیز فرمائیے پھر میں مشتاق صاحب کی طرف بڑھوں وہ عدلیہ کی بات کے حوالے سے دیکھیں اکانومی جو ہے وہ ایک بڑا چیلنجنگ سبجیکٹ ہے پاکستان کا اور میرا خیال ہے کہ وہ اس بات نہیں سر وہ تو آپ نے ابتدا میں بھی فرمایا وہ رانا مبشر صاحب ابھی ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں اپنے سینے سے کیا لگائے ہوئے کارڈز اچھا میری رانا صاحب کی بات ہے نا وہ میری اور ان کی بات درانی صاحب مجھے ایک منٹ کا ٹائم ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں میں مونا سے جی دیکھیں I repeat myself میں کہہ رہا ہوں کہ درانی صاحب جتنے کلوزلی عمران خان صاحب کو جانتے ہیں اور کوئی پارٹی میں شاید نہ جانتا ہو نمبر 1 نمبر 2 جتنی باتیں درانی صاحب کو پتا ہے اور انہوں نے اپنے وہ جو انفارمیشن ہے اپنی سینے کے ساتھ لگا کے رکھی ہوئی ہے اینڈ ہی از سچ اے لوئل پرسن اور اتنا یہ دراصل آپ کہتے ہیں ان کی لوئلٹی کا یہ ایک ثبوت ہے ٹھیک ہے کہ وہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے سینے سے لگا کے رکھی ٹھیک ہے میں لیٹ می کمپلیٹ اتنا لوئل آدمی ہے جس کا نام درانی ہے کہ اس نے ہیٹ بھی فیس کیا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ اس کی پارٹی کے اندر اتنے انسیکیور ہو گئے تھے اس سے کہ انہوں نے جناب زور لگا کے درانی صاحب تو آئی ریکال بالکل یہ بات صحیح ہے کہ پھر انہوں نے کابینہ سے درانی صاحب پھر الگ ہو گئے تھے درانی صاحب آپ ایک جملہ ضرور اس پہ فرمائیے گا میں نے مشتاق صاحب سے پھر یہ عدلیہ کے حوالے سے بڑی ضروری بات کرنی ہے دیکھیں یہ محبت ہے ہماری جو بھائی کی مبشر بھائی کی بہت زیادہ مجھے ریگارڈ کر دی ہے میں بڑا چھوٹا سا ادنا سا کارکن ہوں پارٹی میں اور آپ سے کوئی انسیکیورٹی ہو گئی تھی سر جس کی وجہ سے آپ نے ہیٹ بھی فیس کی جیسے رانا صاحب نے کہا ایک بندے کو 10 بندوں کو جی درانی صاحب آپ تائید کرتے ہیں کیا دیکھیں میں نا ایک بڑی اچھی کتاب ڈاکٹر مبشر حسن نے لکھی ہوئی ہے معراج آف پاور تو وہ جب آپ تاریخ کے آخری وقت میں آتے ہیں تو پھر آپ کتاب لکھ دیتے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا جو واحد حل ہے وہ عمران خان ہے عمران خان کی قیادت ہے وہ سنسیئر ہے وہ آنےسٹ ہے ڈیڈیکیٹڈ ہے ہارڈ ورکنگ ہے انوویٹو ہے پڑھا لکھا انسان ہے سمجھدار ہے تو وہ سب باقی بھی ہے سر کیا ان کی دیگر کی پڑھائی میں کوئی کمی ہے کوئی انوویشن میں کمی ہے نہیں میں سمجھتا ہوں ساری زندگی اسپورٹس کوٹے پہ چلا ہے 3rd ڈویژن BA کیا ہے کیا پڑھا لکھا کیا یعنی کرکٹ کھیلنا یعنی میں یہ ظلم نہ کریں درانی صاحب اور بڑی اچھی باتیں ہیں لیکن عمران خان پہ یہ پڑھے لکھے والی میں نے اوکے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جو PhD کے سپروائزر ہے اور میرے ایک دوست ہیں ٹھیک ہے ہم ایک دن ان کو آلٹرنیٹیو ماڈرنٹی ماڈل جو ہے پریزنٹ کرنے کے لیے گئے
یہ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں 2016 کی بات عمران ہے. خان کو میں میرے درانی صاحب میں بھی عمران خان جی کی جب آغاز ہوا تھا نا میں بھی بڑا عمران خان صاحب کے ساتھ رہا. میں بہت کچھ جانتا ہوں عمران, شاید رانا صاحب بھی جانتے ہوں, آپ بھی جانتے ہوں, لیکن حفیظ اللہ نیازی اور میں بھی بہت کچھ جانتے ہیں. اچھا یہ جو جی، سات ٹھیک ہے، نام جوڑا ہے مشتاق میں- صاحب نے وہ ہمیں سمجھ آ گئی. جی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ان کو پریزنٹ کرنے کے لیے گئے. یہ ٹوٹل 7 اسٹیٹ کی پریزنٹیشن تھی, ٹھیک ہے. یہ بڑی فلسافیکل تھی. ٹھیک ہے. اچھا میں اور میرے سپروائزر بڑے ہی ہم امپریس ہوئے جب انہوں نے خود بتانا شروع کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ درانی صاحب ایشو یہ ہے کہ فلسافیکل ہے, اس کو تھوڑا سا آپ جو ہے نا پریکٹیکل کر کے لے کے آ جائیں. اور ایک اتنا بڑا چیلنج انہوں نے ہمیں دے دیا کہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا سکتا ہوں کہ آئی واز سپر امپریس کہ ایک بندہ پڑھا لکھا ہے. مطلب آپ مجھے بتائیں, ہم ساروں میں سے ایک بندہ مجھے بتا دے کہ یہ خطبہ الہ آباد کس کو یاد ہے زبانی, اور وہ سمجھتا ہے خطبہ الہ آباد کیا چیز ہے, جو آپ کو فلسافیکل جی یاد ہے یہ آخری اور چند وہ- لمحات ہیں مشتاق صاحب, آپ کا کامنٹ آ جائے سر. جی. آپ کو یاد ہے خطبہ الغابات, اور یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے جو عدلیہ کے حوالے سے دیکھیں- یہ ذرا ٹرینڈز ہیں, یہ ذرا دیکھیں دکھا دیں. میں تو پڑھوں گی نہیں بھائی, میرے پہ کنٹیمپٹ نہ لگ جائے. آپ کی پارٹی سر برہم ہے خطبہ- عدلیہ سے, آپ اتفاق کرتے ہیں اپنی سنیں تو پارٹی کی صحیح. رائے سے پلیز. جی میں پہلے خطبہ الہ آباد پہ آ جاؤں. خطبہ الہ آباد جو ہمیں پڑھایا گیا اس کی تصحیح تو جسٹس جاوید اقبال پہلے ہی کر چکے ہیں کہ میرے والد صاحب نے قطن جو ہے خطبہ الہ آباد میں کوئی پاکستان نام کی کوئی چیز نہیں بتائی تھی. تو ذرا پہلے ان کی فیملی میں ولید اقبال صاحب بھی ہیں, وہ آج کل پی ٹی آئی میں, جی، تو جی. خطبہ الہ آباد پہلے ان سے پڑھنا چاہیے, پھر ہم بھی آپ کو پڑھائیں گے خطبہ الہ آباد. میرے پاس آ جائے, آپ کو انشاءاللہ اچھی. باقی عدلیہ کی بات ہے, ایک چلتا پھرتا خوشحال پاکستان جس کو عمران خان پروجیکٹ کی نظر لگائی گئی 2017 میں, عدلیہ کو ٹول بنا کر وہاں سے اتارا گیا اور ڈی ٹریک کیا گیا پاکستان کو. 3.5 سال ایک نکمی اور نہل یعنی انتظامیہ اور عمران خان کو بٹھایا گیا, جو سیم پیج کرتے ہوئے آخری وقت میں اس بات پہ آ گیا کہ جی مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا. اب دوبارہ پاکستان کی لوگوں کی قسمتوں سے 2-4 سال اور مانگنے کی بھیک کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ عدلیہ, یہ ادارے, یہ سارے مل کے بھی نواز شریف کا کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ آگے کر سکتے ہیں, نہ پہلے کیا ہے. 3 مرتبہ, ایک دفعہ بغاوت بھی کی ہے, اس کے خلاف جو ہے وہ فوجی بغاوت کے نتیجے میں نکالا. بعد میں عوام کی, ہیلی نواز کاپٹر شریف تو ہمیشہ عوام کی طاقت سے ہائی ہے. جیک کیس اور بڑی تو ساری اس چیزیں لیے- اس میں. جی جی ہمیں وہی ہے ساری چیزیں. تو یہ پروجیکٹ پاشا صاحب کا, یہ ان کو خطبہ الہ آباد نہیں بلکہ پی ٹی آئی والوں کو, یعنی پاشا صاحب, ظہیر الاسلام صاحب, باجوہ صاحب, یہ جس طرح بانیان پاکستان ہے, اس طرح یہی لوگ جو ہے نا وہ محسنین پی ٹی آئی ہیں. ان کے بارے میں نیا نصاب جو ہے وہ بنا کر لوگوں کو پہنچائے, بیٹر کیفے. چلے جی, مشتاق صاحب کے حساب سے نئے پاکستان کا نصاب بھی جو ہے وہ پروپوز کیا گیا ہے. بڑی تڑکتی پھڑکتی بحث رہی آج. تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کے دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.